Importance, threats and issues of rural Pakistan. Importance of रूरल पाकिस्तान इन वर्ल्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास टॉप 10 वर्ल्ड रैंकिंग क्रॉप्स जो हैं पाकिस्तान की, वो कौन कौन सी हैं। उसमें सबसे पहले तो वीट आप देखें आ जाती है हमारी टॉप 10 क्रॉप्स में। फिर कॉटन है हमारे पास, ये टॉप 10 क्रॉप में पाकिस्तान में हम इसमें बड़े रिच हैं। फिर राइस है, इसकी क्वालिटी वाइज भी और इसकी प्रोडक्शन वाइज भी पाकिस्तान टॉप 10 क्रॉप्स में हमारे राइस भी शामिल है। फिर शुगर केन है। उसके अलावा फ्रूट्स वाली साइड पे जाएं तो मैंगो हमारी टॉप 10 क्रॉप में आती हैं। इसकी एक्सपोर्ट भी बहुत हमारी मैंगो की जो किस्में हैं वो बहुत फेमस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। एप्रिकॉट है ये हमारी। फिर अनियन है। उसके अलावा डेट पॉम और ऑरेंजेस। ऑरेंजेस भी हमारे वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान के ऑरेंजेस जो हैं वो बहुत अपनी क्वालिटी वाइज अपनी मिसाल आप हैं, और ये हमारी पाकिस्तान की टॉप 10 क्रॉप्स हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान जो है ये रैंक में 20वें नंबर पे वर्ल्ड वाइड आता है इन फार्म आउटपुट में। मेजर थ्रेट्स एंड इश्यूज इन पाकिस्तान एग्रीकल्चर, उसमें सॉइल हेल्थ, फार्म इनपुट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर क्रेडिट, फार्म मैनेजमेंट, फार्म मैकेनिज्म, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एक्सटेंशन सर्विसेज। सॉइल हेल्थ की तरफ हम जाएं तो हमने पहले भी सॉइल के लेक्चर में हमने देखा था, उसमें सेलेनिटी एक सॉइल हेल्थ भी बड़ी प्रॉब्लम है। सॉइल एरोजन है, वाटर लॉगिंग है, इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम है कि जो हमारे चूँकि स्मॉल फार्मर ज़्यादा हैं, उनकी ज़मीनें थोड़ी हैं, इसलिए इंटेंसिव फार्मिंग जो है इंटेंसिव क्रॉपिंग, उसका मतलब ये है कि हम बार बार ज़मीन को रेस्ट दिए बगैर अगली फसल काश्त कर लेते हैं। तो वो जो इंटेंसिव क्रॉपिंग है वो भी एक सॉइल हेल्थ पे बड़ा असर अंदाज होती है। हार्श क्लाइमेट है, ये एक नेचुरल चीज़ है कि क्लाइमेट हार्श होता है, उसकी वजह से भी सॉइल की हेल्थ में हो जाता है मसला। फिर पुअर ओएम कंटेंट है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पुअर है, वो इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है सॉइल हेल्थ के लिए। फिर पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर रिसोर्सेज में हमने देखा था कि वाटर की अवेलेबिलिटी जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं। वो हम बहुत स्ट्रेस्ड अवेलेबिलिटी है हमारी वाटर की। तो पुअर सॉइल हेल्थ जब होगी तो वो अल्टीमेटली लीड्स टू फूड इनसिक्योरिटी होगी, तो उससे हमारी प्रोडक्शन में असरअंदाज होगा। अगर सॉइल की हेल्थ ठीक नहीं होगी तो प्रोडक्शन अगर असरअंदाज होगी तो अल्टीमेटली हम फूड इनसिक्योरिटी की तरफ जाएंगे, फूड की मसाइल पैदा होंगे। फिर फार्म इनपुट में अगर हम बात करें तो उसमें सीड्स आ जाते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स आ जाती हैं, उसमें इरिगेशन का मसला आ जाता है, उसमें फर्टिलाइज़र का मसला आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें फार्म इनपुट में आती हैं। प्रॉपर यूज़ ऑफ इनपुट इज़ अ की टू फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट, कि अगर हमारे फार्म की प्रॉपर इनपुट अगर हम फार्म को देंगे, अगर हम अपनी सॉइल को प्रॉपर इनपुट देंगे तो वो हमारी सस्टेनेबल सॉइल की मैनेजमेंट भी उससे होगी और फूड सिक्योरिटी की तरफ भी हम जाएंगे। तो सीड की बात करते हैं तो सीड प्रोडक्शन इज़ द मोस्ट इग्नोर्ड आस्पेक्ट है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का, कि सीड की प्रोडक्शन पे इतनी ज़्यादा फोकस होके तवज्जो नहीं दी जाती, जो कि बहुत ज़्यादा बाद में मसाइल का इशू होता है। फिर क्वांटिटी एंड क्वालिटी की बात होती है कि क्वांटिटी जो है सीड प्रोडक्शन की और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बड़ी कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। फिर टाइमली अवेलेबिलिटी और कॉस्ट का इशू होता है कि जब सीड हमने फसल लगानी है, फसल काश्त करनी है, उसकी एक आपको पता है कि स्पेसिफिक टाइमिंग्स होती है। हमारी गंदम की काश्त हो रही है तो उसके स्पेसिफिक डेज होते हैं, हमारे चावल की काश्त है उसके स्पेसिफिक मंथ स्पेसिफिक डेज होते हैं। कॉटन इसी तरह हर फसल की हर क्रॉप की जो काश्त हो रही होती है उसके स्पेसिफिक डेज होते हैं। तो चूंकि हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी पे इश्यूज हैं,
फिर अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ हैं कि वो टाइमली उसकी अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही होती है। फिर उसकी कॉस्ट पे इश्यूज़ बड़े आते हैं कि उसकी कॉस्ट वेरी करती रहती है। जब जब आपको पता है कि डिमांड एंड सप्लाई जहाँ भी होती है, वहाँ पे कॉस्ट ज़रूर इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो जब डिमांड एंड सप्लाई और टाइमली अवेलेबिलिटी का जब मसला आएगा, तो कॉस्ट उसकी अल्टीमेटली इफ़ेक्ट कर रही होती है। और जो छोटे काश्तकार हैं, जो स्मॉल फार्मर हैं हमारे रूरल एरियाज़ के, जिनका बहुत बड़ा सेगमेंट हमारे स्मॉल फार्मर्स ही हैं, वो बड़ा उससे इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। फिर फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो इम्बैलेंस यूज़ है फर्टिलाइज़र का। उसमें एजुकेशन नहीं है, हमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज़ की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है वो बैलेंस्ड यूज़ नहीं हो रहा, जितना हमारी सॉइल को चाहिए होता है, जितना हमारी उस क्रॉप को ज़रूरत होती है, उस तरह का उसका उस तरह यूज़ नहीं हो रहा होता। फिर फर्टिलाइज़र यूज़ की एफ़िशिएंसी है, उसकी एफ़िशिएंसी में भी बड़े प्रॉब्लम होते हैं। यूरिया, फास्फोरस की इश्यूज़ हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये फार्मर को प्रॉपर उसकी अवेयरनेस और प्रॉपर एजुकेशन ना होने की वजह से ये सारी फर्टिलाइज़र यूज़ की एफ़िशिएंसी और एक्सेसिव यूज़ ऑफ नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें। फिर टाइमली अवेलेबिलिटी अगेन इश्यू है, कॉस्ट अगेन इश्यू है कि फर्टिलाइज़र की भी टाइमली अवेलेबिलिटी बड़ी मैटर कर रही होती है। फिर जब डिमांड सप्लाई का इश्यू आता है, टाइमली अवेलेबिलिटी का इश्यू आता है, फिर कॉस्ट भी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है। इरिगेशन की बात करें तो लेस अमाउंट अवेलेबिलिटी है, पानी की शॉर्टेज है, वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो डिफरेंट है, उसमें इरिगेशन का मसला होता है, वाटर हार्वेस्टिंग है, फिर पुअर क्वालिटी है। उसके बाद हम देखते हैं पेस्टिसाइड को, जो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है पेस्टिसाइड का हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में पेस्टिसाइड का बहुत रोल है। क्योंकि आपको पता है कि जो क्रॉप डिजीज़ हैं डिफरेंट, वो उसकी बेहतरी के लिए पेस्टिसाइड ही हमें प्रोडक्शन में बेहतरी दे सकती है। तो फिर पेस्टिसाइड की इतनी ज़्यादा कंपनीज़, नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ मार्केट में होती हैं, और इतना ज़्यादा उनका आपस में कंपटीशन चल रहा होता है। जो किसान, छोटे किसान, स्मॉल फार्मर, जिन पे क्रेडिट फैसिलिटी जिनको प्रॉपर नहीं होती, जिनके पास फाइनेंस, जिनके पास बजट इतना ज़्यादा नहीं होता, तो फिर वो बाउंड होते हैं, वो मजबूर होते हैं कि उन कंपनीज़ के साथ पेस्टिसाइड उनसे लें, जो कंपनीज़ उनको थोड़ा-सा फैसिलिटेट करें। उसमें कॉस्ट की फैसिलिटेशन भी हो जाती है और मोड ऑफ पेमेंट की फैसिलिटेशन भी हो जाती है। तो फिर उन चीज़ों की तरफ अगर फार्मर जाता है अपनी फाइनेंशियल फैसिलिटेशन की तरफ, तो वहाँ पे फिर जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। इतनी ज़्यादा कंपनीज़ हैं, फार्मर को अवेयरनेस कम है, रूरल लेवल पे लिटरेसी बहुत कम है, एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज़ उस लेवल की नहीं है। तो इस वजह से जो पेस्टिसाइड की क्वालिटी है, वो बहुत हद तक कंप्रोमाइज़ करनी पड़ जाती है, जिसका अल्टीमेटली इफ़ेक्ट आपकी क्रॉप प्रोडक्शन पर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर पड़ता है। फिर कॉस्ट इश्यूज़ हैं, फिर कॉस्ट इश्यूज़ में आ जाती हैं कि अगर आप देखते हैं कि अच्छी क्वालिटी की पेस्टिसाइड आपने यूज़ करनी है, अच्छी कंपनी की पेस्टिसाइड यूज़ करनी है, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी, और वो कॉस्ट हाई कौन बियर कर सकेगा? जो उसको अफ़ोर्ड कर रहा होगा। डेफ़िनेटली स्मॉल फार्मर जिनकी ज़मीनें थोड़ी हैं, जो थोड़ी जगह पे काश्त कर रहे हैं, वो उस उनमें अफ़ोर्डेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। फिर एनवायरमेंटल इशू बहुत मैटर कर रहा होता है कि अब जब पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो जब एनवायरमेंटल इशू है वो भी उसको काउंटर अटैक हो रहे होते हैं। फिर बायो कंट्रोल है, और फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी इसमें बहुत बड़ा मैटर करती है। प्राइस कंट्रोलिंग में गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर करती है। पेस्टिसाइड की अवेलेबिलिटी पे गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर करती है। पेस्टिसाइड कंपनीज़ के रजिस्ट्रेशन पे गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत मैटर करती है कि इनका प्रॉपर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो पेस्टिसाइड कंपनीज़ का भी उसी तरह चेक हो, जैसे ह्यूमन मेडिसिन कंपनीज़ की तरफ चेक होता है। उसी तरह के उनके स्टैंडर्ड मेंटेन होने के बाद उनको लाइसेंस जारी होना चाहिए, और फिर उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्या वो पेस्टिसाइड की क्वालिटी प्रॉपर प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही, और जो पेस्टिसाइड हम अपनी क्रॉप पे यूज़ कर रहे हैं, वो बाद में ह्यूमन हेल्थ पे कितनी ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट पॉलिसी में क्लियर कट होनी चाहिए, तब जाके हम देखते हैं कि हमारी प्रोडक्शन में भी बेहतरी आए, और वो प्रोडक्शन जो है हमारी फूड सिक्योरिटी की तरफ भी बेहतरी आए, तो वो अल्टीमेटली जो
ह्यूमन हेल्थ है उस पे भी असरअंदाज ना हो सके।